अचानक निर्णय आया कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही। अब निर्णय लिया प्रेस वालों के विरोध के बावजूद, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के विरोधों के बावजूद, जनता की राय न लेते हुए, पार्लियामेंट की राय न लेते हुए एकदम ये अचानक हमला हुआ। लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक प्रचार शुरू किया। क्या था? उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय सुदर्शन जी भी अनुमति दे रहे, उनकी भी इच्छा है। अब इतनी झूठी बात आकाशवाणी से बार बार प्रचारित होती थी, आपने सुना होगा, और समाचार पत्रों में से कई समाचार पत्र, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी समाचार पत्र झूठ लिखते थे, ए सेक्शन ऑफ द प्रेस, कई समाचार पत्र इसका प्रचार कर रहे थे। वास्तव में सुदर्शन जी ने ये कहा ही नहीं। सुदर्शन जी को जब पूछा गया तो सुदर्शन जी ने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लाए, इसका उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो मत लाइए, लेकिन हाँ, जो एनआरआई है, एनआरआई माने अनिवासी भारतीय है, उनका पैसा यदि आता है उसमें आपत्ति नहीं। तो उन्होंने एनआरआई का स्वागत किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्वागत नहीं किया। सरकार ने गलत ढंग से प्रचार किया। अब इससे और गलत काम क्या हो सकता है? आदरणीय श्री पारसमल जी, आदरणीय श्री आनंद जी मोदी, आदरणीय श्री रणजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित नागरिक बंधुगण एवं भगिनीगण, स्वदेशी जागरण मंच, यह नाम अभी सब लोग जानने लगे हैं, किंतु इसका ग्रहयोग कुछ ऐसा रहा कि इसके स्थापना के पूर्व से ही इसका विरोध होता रहा। मैं बंगाल में गया था, वहाँ भाषण में कहा था, भाई हम स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले। प्रेस में भी वह भाषण छपा था। तुरंत कम्युनिस्टों ने प्रतिक्रिया प्रकट की, अरे ये संघ वाले, आरएसएस वाले, इनको देश और स्वदेशी का क्या पड़ा है? इनको पैसे दिए होंगे उद्योगपतियों ने। काहे के लिए पैसे दिए होंगे? कि भाई तुम स्वदेशी का प्रचार करो, विदेशी का बहिष्कार करो, और इसके कारण विदेशी माल जब पूरा हट जाएगा स्वदेशी मार्केट से, तो फिर हम लोगों को विदेशी कॉम्पिटिटर न होने के कारण उपभोक्ता ग्राहकों का अनाप शनाप शोषण करना हमारे लिए संभव होगा, चाहे जितना मुनाफा हम कमा सकेंगे। इसलिए उद्योगपतियों ने इनको पैसा दिया है। उसके तीसरे ही दिन स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए कि भाई आज हम स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कर रहे, इसका उद्देश्य पूरा होते तक काम करता रहेगा। और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली हर एक वस्तु की कीमत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन खर्चा, उस पर लिखा जाना चाहिए। उत्पादन खर्चा, लागत खर्चा। ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में प्राइस पॉलिसी है। जिस समय ग्रीस में एरिस्टोटल प्राइसेस एथिकल है या अनएथिकल है इसकी चर्चा कर रहे थे, उस समय हमारे यहाँ प्राइस पॉलिसी निश्चित हुई थी। येन व्ययेन संसिद्ध तद व्ययस्तस्य मूल्यकम, कि उसकी रियल प्राइस क्या है। येन व्ययेन संसिद्ध, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द रियल प्राइस। किंतु रियल प्राइस हमेशा मिलती है कि नहीं? कभी कम मिलती है, कभी ज़्यादा मिलती है। किस आधार पर? तो सुलभत्वाच्च अगुणत्व गुण संशय ही यथा कामान पदार्थानाम अर्घम हीनाधिकम भवेत्।
मूल्य कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। काहे के आधार पर? सुलभ सुलभत्वच, वो सुलभ है या नहीं, प्लेंटी और स्केर्सिटी, अगुणत्व गुण संशय, यूटिलिटी और नॉन यूटिलिटी, डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी, डिग्री ऑफ यूटिलिटी, इसके आधार पर और कम अधिक होता है। ये प्राइस पॉलिसी अपने पहले से थी। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली कोई भी वस्तु, चाहे देशी उद्योगपति की हो, विदेशी उद्योगपति की हो, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घोषित होना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब घोषित होती है, उस पर लिखी रहती है, तो फिर अनाप शनाप मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रहनी चाहिए, तो सभी मानते हैं प्रॉफिट मार्जिन रिजनेबल होनी चाहिए। लेकिन आज जो होता है कि 4 रुपए की चीज़ 400 रुपये में बेची जाती है, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो ये हमने प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद कम्युनिस्टों की तूती बंद हो गई। उनको पता ही नहीं था कि हमारे शास्त्रों में कुछ है, उन्होंने शास्त्र पढ़े भी नहीं थे और इसलिए वो निंदा कर रहे थे, किंतु उनका बोलना बंद हो गया। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना होने वाली थी। उसके पिछले दिन हमारे कुछ मित्र हमारे पास आए, कहा ठेंगड़ी जी आप स्वदेशी जागरण मंच शुरू कर। हमने कहा माफ करना, ऐसा न करेंगे तो अच्छा होगा। हमने कहा क्यों? नहीं, आप हमारे हैं, सब लोग जानते हैं, और आप यदि स्वदेशी की बात करेंगे तो हमारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये लोग हिंदुस्तान को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। दुनिया 21वीं शताब्दी की तरफ जा रही है, ये 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। और आप जानते नहीं, वो लीडर थे, बोले हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं। उनको हम कहे कि साहब कोलगेट नहीं और प्रॉमिस या और कुछ इसका इस्तेमाल करो, तो हमको हंसेंगे। मैंने कहा कि ऐसा है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी कौन है, ज़रा सोचिए। बोले क्यों? मैंने कहा मैं चाहता हूँ पंडित मोतीलाल जी नेहरू उस समय के हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी माने गए थे। ऐसा प्रवाद था कि उनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे। उनसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड उस समय कोई नहीं था। उनके शरीर पर पूज्य महात्मा गांधी ने खद्दर चढ़ाई, तो मोतीलाल जी जिनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे, उनके शरीर पर वो खद्दर कैसे चढ़ा सके? तो मोतीलाल नेहरू से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई है क्या? बोले नहीं, वो तो नहीं है। फिर बोले और एक प्रार्थना है, क्या है? उन्होंने कहा भाई बहिष्कार शब्द बड़ा नेगेटिव दिखता है, ये इज्जतदार शब्द नहीं है, ये नेगेटिव शब्द तो आप छोड़ दीजिए। हमने कहा कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही इज्जतदार लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है क्या कि 1906 में कलकत्ता में जब कांग्रेस हुई थी, उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, इन्होंने चतुसूत्री दी थी, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षण, स्वदेशी और बहिष्कार। तो दादा भाई नौरोजी से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं, जरा बताइए। माने फिर हमने उनको कहा कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम्हारे अंदर कन्विक्शन नहीं है कि स्वदेशी से ही उद्धार होगा, तुमको ऐसा कन्विक्शन नहीं है, और इसके कारण लोगों को बताना भी तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है। तो प्रारंभ से ही स्वदेशी के बारे में ऑब्जेक्शंस आते गए। आखिर स्वदेशी के कंसेप्ट क्या है? ऐसा है कि एक साल 12-13 साल के पहले की बात है, जिस समय जापान अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में था, आज नहीं है, आज बराबरी का है, लेकिन उस समय प्रभाव में था। उस समय कैलिफोर्निया में
बहुत संतरे हुए, ऑरेंजेस। अमेरिका ने जापान को कहा कि आपके यहाँ महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे संतरे हम आपके मंडी में भेजेंगे। जापान ने कहा कि आपने संतरे भेजने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम भेजने ही वाले। उस समय जापान को मानना पड़ा। जापान की मंडियाँ अमेरिकन संतरे से भर गई थी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सभी मंडियों में बहुत संतरे होते हुए भी एक भी संतरा बेचा नहीं गया पूरे जापान में। ये बात सही है कि जापानी महिलाओं को संतरे ज़्यादा पसंद है, तो भी एक भी संतरा बेचा नहीं गया। इसका नाम स्वदेशी है। कुछ 15-16 साल पहले ग्रेट ब्रिटेन के महारानी ने सोचा कि भाई ब्रिटेन की जो कार है वो ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है, उससे जर्मनी की कार ज़्यादा सुविधाजनक है, तो हम जर्मनी की कार खरीदेंगे। ये बात में फैल गई, लोगों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि महारानी साहब, आप हमारा प्रतीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, आप हमारे प्रतिनिधि हैं। आप ही यदि देशी कार छोड़कर विदेशी कार में जाएंगे तो हमारे देश की नाक कट जाएगी। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। महारानी को जर्मन कार नहीं लेने दी गई, ब्रिटिश कार में ही उनको प्रवास करना पड़ा। अब देखिए कि वियतनाम के प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह भारत में आए थे। जैसे वो पालम एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतरे तो उस समय लोगों को परमिशन दी गई थी कि वो हवाई जहाज तक जा सकते, तो प्रेस करेस्पॉन्डेंट हवाई जहाज तक गए। वो जब उतर रहे थे तो कुछ करेस्पॉन्डेंट्स ने देखा और उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी पैंट को यहाँ सिलाई थी। सिलाई थी का मतलब है कि वो फट गई होगी। तो बाद में लोगों ने पूछा कि आप तो एक राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, आपकी पैंट ऐसी फटी हुई, सिलाई ऐसी आपकी पैंट क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, माई कंट्री कैन अफोर्ड ओनली दिस मच। ये स्वदेशी है। गांधी आयरविन पैक्ट के समय चर्चा चल रही थी। दोपहर में चाय का समय था। वाइसराय साहब के लिए चाय आई, गांधी जी के लिए नींबू पानी आया। वाइसराय देख रहे थे कि गांधी जी क्या करते हैं। उन्होंने अपने इसमें से एक पूड़ी निकाली और ऐसे आराम से खोलकर नींबू पानी में डाल दी। वाइसराय साहब ने पूछा कि ये क्या है? बोले, आपके नमक कानून का उल्लंघन करते हुए मैंने जो नमक बनाया था उस नमक की पूड़ी मैं इसमें डाल रहा हूँ। यह स्वदेशी है। तो स्वदेशी यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है। और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा सेशन में जो प्रोग्राम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स दिया था, उसमें प्रमुख बात रखी थी कि नेशनल सेल्फ रिलायंस, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। ये ठीक है कि एकदम संपूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती, कभी कभी विदेशों से भी लेन देन करनी पड़ेगी, लेकिन यह लेन देन बराबरी के नाते होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमको डिक्टेट करे और हम उनके सामने आत्मसमर्पण करें, ऐसा नहीं, बराबरी के नाते होना चाहिए। यह बात पंडित दीनदयाल जी ने कही थी। अभी स्वदेशी जागरण मंच के बारे में तरह तरह के गलत ख्यालात प्रचलित है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा था कि क्या स्वदेशी जागरण मंच आज के सरकार के लिए अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करना चाहती है? तो सरकार के विषय में हमारी भूमिका क्या है, यह प्रश्न उपस्थित हुआ था।
गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल है। हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंतर्गत चुनाव होते हैं और चुनाव में निर्वाचित जो ही सरकार होगी, किसी भी पार्टी की रहे, वह राष्ट्रीय सरकार हम मानते हैं। और राष्ट्रीय सरकार के साथ हमारा रुख क्या है, तो वह सभी सरकारों के साथ, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, सभी सरकारों के साथ हमारा एक ही रुख रहेगा, और वह क्या है, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम पार्टी की फिक्र नहीं करते, किंतु सरकार की नीति यदि स्वदेशी के अनुकूल रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का समर्थक होगा, स्वदेशी के प्रतिकूल रहेगी या विरोधी रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का विरोध करेगा। इस तरह से उनकी पॉलिसी क्या है यह देखकर हम समर्थन या विरोध तय करते हैं, कौन सी पार्टी पावर में है यह देखकर हम तय नहीं करते। अब देखिए, भारत सरकार ने पिछले दशक से ही कुछ गलत नीति का स्वीकार किया, लोगों के भी ध्यान में एकदम नहीं आया। इसका कारण था, आज जो नीतियां चल रही है विदेशियों की, लोग सोचते हैं कि उनका प्रारंभ अप्रैल 1948 में जब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड निर्माण हुआ तब से यह नीति बनी, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ 6 जून 1945 को जनरल आइजनहावर की सेनाएं यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर आ गई। तय हुआ कि हिटलर हारने वाला है, मित्र राष्ट्रों की विजय होगी। तभी से वहाँ के लोगों ने सोचना शुरू किया। हमारे यहाँ तो राजनेता केवल कल के चुनाव की ही बात सोचते हैं, उन्होंने बहुत दूर की बात सोची। क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हिटलर तो हार जाएगा, हमारी विजय भी होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि हमारे अंडर जो देश है, क्योंकि सारे साम्राज्यवादी थे, क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, सभी सारे साम्राज्यवादी थे। हमारे अंडर जो उपनिवेश कॉलोनीज है उनको स्वातंत्र्य देना हमारे लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि उनको अपने कब्जे में रखना हमारे लिए संभव नहीं है, उनको स्वातंत्र्य देना पड़ेगा। किंतु उसके कारण एक तकलीफ पैदा होगी। साम्राज्यवादी देशों की समृद्धि ऊपर से चकाचौंध करने वाली दिखती थी, किंतु ये साम्राज्यवादी देश अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। अपने उपनिवेशों का शोषण करते हुए वो समृद्ध दिखाई देते थे। शोषण का मतलब संक्षेप में मैं बताता हूँ। जैसे हमारे विदर्भ में कपास है, अब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार कम से कम कीमत में किसानों से कपास खरीदी करती थी। इंग्लैंड ये जाती थी, वहाँ मैनचेस्टर, लैंकाशायर में कपड़ा बनाती थी, कपड़ा बनाने के बाद हिंदुस्तान में लाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में वो कपड़ा बेचा जाता था। माने कच्चा माल कम से कम कीमत में लेना, पक्का माल ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचना, इस तरह का शोषण, इसके आधार पर वो बड़े समृद्ध दिखते थे। लेकिन उनके सामने सवाल आया कि देश जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो कौन सा स्वतंत्र देश अपना शोषण करने देने के लिए तैयार हो जाएगा? कोई नहीं तैयार होगा। इसके लिए क्या किया जाए? उनकी मानसिकता बनाई जाए, अभी से प्रोपेगेंडा शुरू किया जाए। तो 1948 से नहीं, तभी से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, जिसके कारण हमारे यहाँ के इंग्लिश एजुकेटेड लोगों के मन पर बहुत प्रभाव हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वतंत्र देश अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं सकता जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं जाता, हमारा पैसा वहाँ नहीं जाता, तब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। और फिर कहा कि कोई भी स्वतंत्र देश
जब तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं लेता, हम जब तक टेक्नोलॉजी नहीं देते, तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अब ये इतना प्रचार जो हुआ, और हमारे इंग्लिश एजुकेटेड लोगों की विशेषता है कि वहाँ से जो प्रचार होता है उसका सबसे ज़्यादा असर इनके ऊपर होता है। सामान्य लोगों पर इतना नहीं होता, इंग्लिश एजुकेटेड लोगों पर होता है। उन्होंने भी मान लिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर काम ही नहीं चलेगा, फॉरेन टेक्नोलॉजी के बगैर काम ही नहीं चलेगा। वास्तव में यह तर्क शुद्ध भूमिका नहीं है। अब देखिए, आज हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ और उसके कारण और विदेश से पैसा यहाँ लाना ही पड़ेगा। हम समझ सकते हैं कि कई क्षेत्रों में विदेशी पैसे की आवश्यकता होगी, लेकिन विदेशी पैसा कहाँ लगेगा यह हम तय करें। हमारी आवश्यकता क्या है? अभी दोहा में बात आई थी, यूरोपियन देशों ने कहा कि हमें पूरे दुनिया में राइट टू इन्वेस्ट चाहिए। हम जहाँ चाहे वहाँ जिस ढंग से चाहे उस ढंग से इन्वेस्टमेंट कर सके, ऐसा अधिकार हमको मिलना चाहिए। अरे हमारे संप्रभुता का क्या होगा? सॉवरेंटी का क्या होगा? हमारे देश में कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट आपकी चाहिए, हम तय करेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम तय करेंगे। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही, कोका कोला, पेप्सी, क्या हम लोग केवल ये जो पेयजल है ये भी हम तैयार नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी, बड़ी टेक्नोलॉजी छोड़िए, किंतु ये जो पेयजल की ये होती है ये भी हम नहीं कर सकते। इसमें भी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए। सच्ची बात यह है कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ वो टेक्नोलॉजी देने वाली नहीं, पैसा लगाने वाली नहीं, क्योंकि उसमें उनका मुनाफा नहीं है और वो अपनी अपडेट टेक्नोलॉजी दूसरे को देकर अपना नुकसान नहीं करेंगे। उनके लिए जहाँ मुनाफा होता है वहाँ वो पैसा लगाएंगे। हमारे नेताओं ने कहना शुरू किया कि साहब, लोग देश के लिए त्याग ही करने को तैयार नहीं, तो हम क्या करें? हमको फॉरेनर्स के पास जाना पड़ता है। क्या यह बात सही है? राजनेताओं ने कहा कि हर एक आदमी स्वार्थी है, इसके कारण अब फॉरेनर्स के पास जाना बाध्य हो जाता है। बात ऐसी है कि हर एक आदमी स्वार्थी है, यह सच है, किंतु साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आदमी त्याग भी कर सकता है। अब आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दक्षिण एशिया में आए, वहाँ भारत से गए हुए व्यापारी थे। व्यापारी तो अपना मुनाफा कमाने के लिए, स्वार्थ के लिए ही गए थे, लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वातंत्र्य के नाम से आह्वान किया तो लोगों ने अपना पैसा दे दिया। इतना ही नहीं, तो महिलाओं को अपने अलंकार, गहने बहुत पसंद आते, वो भी नेताजी के चरणों पर उन्होंने समर्पित किए। जो विशुद्ध स्वार्थ के लिए गए थे, उन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया। क्यों? क्योंकि कॉज था देश की स्वतंत्रता, और वो आह्वान करने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा पूर्ण स्वार्थ त्यागी मनुष्य था, इसलिए लोगों ने पैसे दिए। 1965 के समय लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया, भाई बचत करो और एक दिन एक समय का भोजन छोड़ दो। सब लोगों ने छोड़ दिया। 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के समय सब लोगों ने देश के लिए त्याग किया। हमारे मजदूरों ने भी ओवर टाइम न लेते हुए ज़्यादा घंटों तक काम किया। ये प्रेरणा कैसे हो सकती है? वास्तव में जिस तरह से मनुष्य स्वार्थी है, यह सही है, उसी तरह ठीक आदमी ने ठीक ढंग से यदि आह्वान किया, लोग त्याग भी कर सकते हैं। किंतु हमारे नेताओं की बात ऐसी है कि कहाँ कैसे अपील करना है नेताओं को पता नहीं। जैसे किसी सितार में या किसी फिडल में एक स्वर निकालने की क्षमता है,
लेकिन किस तार को किस जगह छेड़ने से वो स्वर निकल सकता है इसकी जानकारी इनको नहीं। इसलिए क्या कर रहे कि सितार को या फिडल को वो इधर इधर उधर उधर ऐसा वो छेड़छाड़ करते हैं, मालूम नहीं है कि किस तार को कहाँ छेड़ना है, और फिर कहते हैं कि यहाँ से स्वर निकलता ही नहीं। वास्तव में 1947 में ही, क्योंकि हमारे देश में बचत की प्रवृत्ति बहुत है। अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने आगे के 3 साल का क्रेडिट कार्ड भी खत्म किया है। हमारे यहाँ उल्टा है, गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा सा पैसा बचाता है, थोड़ा सा सोना बचा लेता है, जमीन में गाड़ के रख देता है। बचत की प्रवृत्ति है। और पहले से यदि आह्वान किया होता कि स्मॉल सेविंग्स माने बचत यह देश के लिए करनी है, लोग अवश्य करते और कैपिटल फॉर्मेशन का सवाल कुछ मात्रा में, बहुत मात्रा में हल हो सकता था। किंतु इस तरह का आह्वान करने की हिम्मत नेताओं में नहीं थी। और नेताओं में नहीं थी, इसका कारण है कि जो अपनी ही तनख्वाह अपने ही हाथ से बढ़ा लेते, एमपी और एमएलए अपनी ही तनख्वाहें बढ़ा लेते, उनको ये कहने का साहस कैसे होगा कि लोगों ने त्याग करना चाहिए। तो त्याग नहीं है ये कहना गलत बात है। अब टेक्नोलॉजी की बात लीजिए, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सरकार को जानकारी है? वास्तव में विदेश में भी चर्चा चल रही है कि एवरी साइंटिफिक एडवांसमेंट यह हितकारक है या नहीं है। हिरोशिमा, नागासाकी, ये उदाहरण जब उन्होंने देख लिए तभी से उनके मन में आया कि भाई साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो अणुयुद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, और हिरोशिमा नागासाकी की आवृत्तियां हो सकती है। नियंत्रण होना चाहिए। और इसलिए वहाँ भी ऐसे शास्त्रज्ञ निर्माण हुए जिन्होंने कहा कि देयर शुड बी टेक्नोलॉजिकल ओम्बड्समैन, टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण रखने वाला कोई ना कोई तो भी एक बॉडी वहाँ होनी चाहिए। ओम्बड्समैन है, नियंत्रण करने वाली बॉडी होनी चाहिए। और उस बॉडी में साइंटिस्ट को मत रखिए, टेक्नोलॉजिस्ट को मत रखिए, तो जिनको संपूर्ण मानवता के बारे में प्रेम है ऐसे लोगों को उसमें रखिए और उनके नियंत्रण में साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रगति होनी चाहिए। ऐसा विचार अमेरिका में, यूरोप में भी अभी आया है। और दूसरी बात, आज भी जो अध्यक्ष होने वाले हैं डॉक्टर अबुल कलाम, उन्होंने एक किताब लिखी है इंडिया 2020। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि विदेश से कोई भी टेक्नोलॉजिकल एड न लेते हुए हमारे लिए आवश्यक जो टेक्नोलॉजी है, हमारे टेक्नोलॉजी स्वयं वो विकसित कर सकते हैं। कोई बाहर से टेक्नोलॉजिकल एड लेने की आवश्यकता नहीं। और हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे साइंटिस्ट अपने ही भरोसे 2020 का साल जब आएगा उसके पहले ही भारत को दुनिया के फ्रंट रैंकिंग नेशन में बिठा सकते हैं। एक ही बात उन्होंने कही कि इसके लिए शर्त एक ही है कि विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। भाव तो इसी बात का है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने अपने हित को ध्यान में रखकर प्रोपेगेंडा किया। हमारे इंग्लिश एजुकेटेड लोग और हमारे राजनीतिक नेता उसी की शिकार बन गए और कहने लगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। ऐसी बातें हो सकती, लेकिन लोगों में देशभक्ति का जागरण होना चाहिए, देश के लिए त्याग करने का आह्वान होना चाहिए। सब कुछ हो सकता है। यह न सोचते हुए जिस समय विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार ने जनता को अंधेरे में रखकर पार्लियामेंट की अनुमति न लेते हुए पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखकर सीधे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। क्योंकि खैर
अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम सदस्य हो गए, उसी समय स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि यह बहुत गलत बात हुई है, इससे देश का नुकसान होगा। ये विश्व व्यापार संगठन ये क्या बला है, जरा देख लीजिए। जैसा मैंने कहा कि दूसरा महायुद्ध समाप्त होने के बाद तुरंत ही पश्चिमी देशों ने, गोरे देशों ने यह विचार शुरू किया कि नवस्वतंत्र देशों पर अपना आर्थिक साम्राज्य कैसे फैलाया जा सकता है। कोई नवस्वतंत्र देश अपने को गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, उनको गुलाम बनाने की वृत्ति में कैसे लाना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रचार प्रोपेगेंडा शुरू किया। ये मैंने प्रारंभ में ही कहा। वास्तव में थोड़े विकसित देश सारे दुनिया के अविकसित और विकसनशील गैर गोरे देशों पर अपना साम्राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं, इसका षड्यंत्र कई दशकों से चल रहा। उसी का एक आविष्कार विश्व व्यापार संगठन है। विश्व बैंक उसी के लिए है। विकसित देशों का साम्राज्य अविकसित देशों पर कैसे हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसी के लिए है। अमेरिकन सरकार भी उसी प्रयास में है। आपको आश्चर्य होगा, विश्व बैंक के इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर स्टिग्लिट्ज, जिन्होंने अभी 3 साल के पहले इस्तीफा दिया है, उनका स्टेटमेंट आप पढ़िए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्व बैंक के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा था, उसके कारण मैंने वहाँ सर्विस ली। मुझे लगा अच्छे उद्देश्य है। प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया कि ये तो गरीब देशों का शोषण करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। और विश्व बैंक गरीब देशों का शोषण किस ढंग से करती है, इसकी प्रक्रिया दी है। 4 स्टेप्स में प्रक्रिया दी। आप मूल स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। प्राइवेटाइजेशन से शुरुआत करके गरीब देश को लोन देना, लोन देते समय अपनी शर्तें लगाना, शर्तों के कारण उसको गरीब बनाना, और गरीब बनाने के बाद उसको गुलाम बनाना, सारी प्रक्रिया मिस्टर स्टिग्लिट्ज ने दी है, जिन्होंने अनुभव के आधार पर लिखा है। वैसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक टॉप ऑफिशियल डेविसन एल वुड, इन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि मैंने इतना पाप कर्म किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रहते हुए कि मेरे हाथ पर गरीब लोगों के खून मेरे हाथ पर है, और दुनिया की सारी नदियाँ आकर भी मेरा हाथ साफ नहीं कर सकती, इतना खून मेरे हाथ पर है। इसका मुझे पश्चाताप हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। जो जानकारी रखते हैं वो ये सब बातें कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन इसलिए स्थापन किया गया कि उसके अंदर सब देश आ जाए। सब देश आते हैं तो उसमें जो गोरे देश है वो गैर गोरे देशों पर अपना प्रभाव जमा सके। वहाँ की कार्यशैली क्या है? ऐसा है कि वहाँ जितने सदस्य हैं, विकसित अविकसित, गोरे गैर गोरे, सब ने मिलकर और विचार विमर्श करते हुए निर्णय लेना, ये वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति है। वह वैसा नहीं होता। वहाँ क्या करते हैं कि गोरे देशों के 8-10 प्रतिनिधि पहले इकट्ठा आते हैं, उसको ग्रीन रूम कहते हैं, और गोरे देशों के हित के लिए गैर गोरे देशों पर क्या निर्बंध लगाने चाहिए, इसका विचार करते हैं। और वो विचार होने के बाद ग्रीन रूम के बाहर आते हैं, और बाहर जो लोग हैं उनको बताते हैं कि भाई ये निर्णय हो चुका है, इसमें चर्चा नहीं, कुछ नहीं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, भारत ने आवाज़ नहीं उठाई। भारत के प्रतिनिधि जो WTO में जाते थे वो तो यूरोप अमेरिका के लोगों के सामने झुक जाते थे। इसीलिए चित्रा सुब्रमण्यम ने एक पुस्तिका लिखी है कि इंडिया इज फॉर सेल। उसमें दिया है कि कैसे हमारे प्रतिनिधि तैयारी भी नहीं करते, बोलते भी नहीं। बाद में इसमें परिस्थिति में अंतर आया हम लोगों के कारण,
तो वहाँ जो गैर गोरे देश है उनकी ओर से महातिर मोहम्मद ने सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, उसका नाम था साउथ कमीशन। उसके अध्यक्ष थे मिस्टर नेरेरे, तांजानिया के, और जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनको बताया गया कि किस तरह से आर्थिक आक्रमण हो रहा, किस तरह से आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा, इसका अध्ययन करना और उसको रोकने के लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए, यह सुझाव देना, यह काम उसको दिया था। उस कमेटी की रिपोर्ट आपको मार्केट में भी मिल सकती है, चैलेंज टू द साउथ, उस रिपोर्ट का नाम है। ये पूरी रिपोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें गोरे देशों को कैसे रोका जा सकता है यह भी बताया गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन जैसे कुछ इलाज बताए गए कि कैसे रोक सकते हैं। आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा स्वदेशी जागरण मंच का आदमी ये लिख रहा है, किंतु यही डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, जो उन्होंने लिखी हुई बातें थी वो भूल गए। ये आश्चर्य की बात है। जैसे यशवंत सिन्हा की बात है, स्वदेशी जागरण मंच की एक चिंतन बैठक नागपुर में हुई थी, उसमें तीनों दिन यशवंत सिन्हा उपस्थित थे। आखिरी दिन समारोह के पहले उनका भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में रहने के कारण भारत का नुकसान हो रहा है, तो हमने हिम्मत के साथ विश्व व्यापार संगठन को छोड़ देना चाहिए। ये यशवंत सिन्हा का भाषण था। लेकिन जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, अपनी कही हुई बात भूल गए। मालूम होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर होते ही एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम अंग्रेजी में है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है कि पूर्ण विस्मरण। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या कर रहा हूँ, सारा भूल जाते हैं। यह एमनेशिया फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद हो जाता है। इसके कारण जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे यशवंत सिन्हा भी सब भूल गए और गलत बातें बोलने लगे। स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, लेकिन विदेशियों का षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे देश के कृषि पर, हमारे देश के एक एक उद्योगों पर विदेशियों का कब्जा हो जाए। अब हमारा कृषि प्रधान देश है। विश्व व्यापार संगठन में सबके लिए एक स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है। अब कृषि की दृष्टि से केवल उदाहरण के लिए बताता हूँ। अमेरिका अपने किसानों को जो पहले सब्सिडी मिलती थी उससे 4 गुना सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है। भारत और बाकी विकसनशील देशों को बताते हैं अमेरिका कि तुम अपनी सब्सिडी कम करो और आखिर सब समाप्त करो। अपने किसानों को बढ़ा रहे, हम लोगों को कहा रहे कि सब्सिडी खत्म करो। कारण क्या है? अब देखिए, अमेरिका का एक कानून है, 1988 का कानून है, ओमनिबस एक्ट कहते हैं। उसमें स्पेशल 301 करके क्लॉज है। उसमें स्पष्ट दिया है कि बाहर के देश का कोई भी माल हमारे बंदरगाह में यदि आता है और वो हमारे देश में उतारने से हमारे देश के उद्योग को और कृषि को नुकसान होगा, ऐसा यदि हमें लगता है तो हम बंदरगाह से वो माल को उतरने नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। लेकिन साथ ही साथ उसमें ऐसा है कि हमारा माल यदि किसी के यहाँ जाता है, उसके बंदरगाह में अमेरिका का माल आता है, उसने हमारा माल उतार लेना ही चाहिए। यदि वो हमारा माल नहीं उतार लेंगे और अपने मार्केट में नहीं भेजेंगे तो हम उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ये कौन सी नीति है? और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम, अब देखिए, हमारी सरकार कहती है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बाहर आ जाए। दुनिया का ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का नहीं है, यह विकसित देशों के लिए है।
और विकसित देशों के हित के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो विकसनशील देश मेजॉरिटी में उनकी बात मानी नहीं जाती। गोरे देश, विकसित देश 8-10 है, एक्चुअली 8 ही है। उनकी दादागिरी सब पर चलती है। महातिर मोहम्मद ने एक बात कही। पहले तो महातिर मोहम्मद ने भारत सरकार को प्रार्थना की कि भाई जितने विकसनशील देश है उनका एक ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है, और चूंकि भारत यह सभी विकसनशील देशों में सबसे बड़ा है तो भारत ने हमारा नेतृत्व करना चाहिए, हम आपका नेतृत्व मानने के लिए तैयार है। यह बात महातिर मोहम्मद ने सबकी ओर से कही। भारत ने नेतृत्व लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि WTO के अंतर्गत रहते हुए जो विकसनशील देश है उन्होंने अपना एक ब्लॉक बनाना चाहिए, अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। इस ब्लॉक ने विकसित देशों को धमकी देनी चाहिए कि WTO में आप हमारे साथ इक्वल फुटिंग माने बराबरी का व्यवहार कीजिए, और यदि आप इक्वल फुटिंग का व्यवहार नहीं करते हम WTO छोड़ देंगे। वो तो इक्वल फुटिंग का व्यवहार करने वाले नहीं है, उनको दादागिरी चलाना है, तो WTO छोड़ देना। और उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच ने यह कहा कि विकसनशील देशों ने एक ग्रुप बनाकर पहले WTO में रहते हुए धमकी देना, और वो मानेंगे नहीं तो WTO के बाहर आकर सेकंड WTO, दूसरा विश्व व्यापार संगठन, विकसनशील देशों का अलग खड़ा करना और उनके साथ हम स्पर्धा करें, उनके साथ हम झगड़ा करें, सभी विकसनशील देश एकत्रित होकर, ऐसा हम लोगों ने कहा। ऐसा है, शुरू शुरू में हम जब बोलते थे तो लोग कहते थे कि आपके बोलने का कोई नहीं उपयोग नहीं है। जैसा कहा जाता है कि बुढ़िया कहती तो सच है लेकिन सुनता कौन है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसा था कि हम लोग अभी जो नई सरकार आई है, नई सरकार के लोगों से, प्रधानमंत्री को लेकर सबके साथ हम बात करते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे। हम जब समझाते थे तो वो कहते थे कि हम समझ गए, लेकिन हमारे वापस आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स उनके पास पहुंचते थे। ब्यूरोक्रेट्स उनको कहते थे कि अरे ये स्वदेशी वाले ये क्या जानते हैं, मजदूर संघ, किसान संघ वाले अर्थशास्त्र क्या जानते हैं, इनको तो अर्थशास्त्र का पता ही नहीं है, ये केवल भावना प्रधान है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। तो फिर सरकार का निर्णय बदल जाता था। अब आप जानते हैं कि शुरू से हमारे देश में एक बीमारी है, अच्छे अच्छे लोग भी खरीदे जाते हैं। छोटे लोग तो खरीदे जाते ही है, बड़े लोग भी खरीदे जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खरीदे जाते हैं, लीडर लोग भी खरीदे जाते हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी खरीदे जाते हैं, और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको खरीदने का प्रतिष्ठित रास्ता भी है, क्रूड मेथड नहीं है, प्रतिष्ठित रास्ता है। उनके किसी रिश्तेदार को अमेरिका में सारे शिक्षा दीक्षा के लिए भेजना, विश्व बैंक में नौकरी देना, IMF में नौकरी देना, तरह तरह के मार्ग है जो प्रतिष्ठित दिखते हैं। और इसके कारण हम लोग जो बोलते थे उसका प्रभाव नहीं होता था। हम लोगों ने, मजदूर संघ, किसान संघ ने, बाकी लोगों ने भी अवश्य इसके बारे में आवाज उठाई। ये आवाज जब प्रबल हो गई तो फिर सरकार को भी सोचना पड़ा कि भाई ब्यूरोक्रेट्स की बात मानने से नहीं चलेगा। जनमत जागरण हुआ है, और उसके कारण आपने देखा होगा कि दोहा में मिनिस्टर मारान ने वही बात कही जो हम लोग कहते थे। दोहा में मिनिस्टर मारान को कितनी मात्रा में यश आया, कितनी मात्रा में अपयश आया, ये महत्व का प्रश्न नहीं। महत्व का प्रश्न ये है कि शुरू से लेकर आज तक
कभी भारत सरकार ने वहाँ प्रतिकार नहीं किया था, दोहा में प्रतिकार किया। और ये हम सब लोगों के प्रभाव का, दबाव का कारण है, प्रभाव है, ये बात आप ध्यान में रखें। वहाँ से जब महाराज वापिस आए तो हमको किसी ने कहा कि आप जाकर उनका अभिनंदन कीजिए। हमने पब्लिकली अभिनंदन किया। महाराज ने दोहा में जो भूमिका निभाई उसका हमने सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया। क्यों? तो हमने कहा भाई जाकर नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? उसी समय से अमेरिका के प्रयास चल रहे थे कि इनके विरोध को कमजोर कैसे बनाया जाए। वहाँ जो विश्व व्यापार संगठन में कमजोर देश है, बिल्कुल गरीब देश है, उनको खरीदने का काम वहीं शुरू हुआ था। उनको खरीदना, उनके प्रतिनिधियों को कहना कि तुम चले जाओ, और वहीं से ये काम भी शुरू हुआ था कि हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो पहले से खरीदे गए हैं, बाकी लोगों को भी कैसे खरीदा जा सकता है, ये अमेरिका का प्रयास चल रहा हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा कि हम मिनिस्टर मारन को धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष जाकर हम नहीं मिल सकते, क्योंकि 2 साल के अंतर्गत क्या क्या परिणाम हो गए ये देखना पड़ेगा। अब दोहा के बाद 2 साल के बाद मंत्री परिषद होने वाली है। मंत्री परिषद में भारत सरकार ने अपनी भूमिका दोहा के जैसे नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए अमेरिका जी जान से कोशिश कर रही है। क्या उस कोशिश का प्रभाव होता है या हम लोगों का प्रभाव जैसा था वैसे कायम रहता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार आर्गुमेंट से नहीं सुनती, ये दुख की बात है। आर्गुमेंट से वो नहीं मानती, दबाव से मानती। पहले विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकारें, इनका दबाव था। इसके कारण स्वदेशी विरोधी नीति लेकर चले थे। बीच में स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, किसान संघ और बाकी भी संस्थाएं, हम लोग कोई देशभक्ति का ठेका हमारा ऐसा नहीं कहते। देशभक्त सभी लोग हैं, सभी लोगों ने आवाज उठाई। उस दबाव में आकर दोहा में ठीक भूमिका भारत सरकार ने ली है। किंतु अभी अगले मंत्री परिषद में फिर से दोहा की भूमिका नहीं अपनानी चाहिए, सरकार ने झुकना चाहिए, यह प्रयास चल रहा है। इसके कारण अगले मंत्री परिषद तक, मैंने अभी थोड़ा समय रहा, 9-10 महीने का समय रहा, ये 1.25 साल का समय रहा, तो इस पीरियड में इतना जन जागरण करना है कि जिसके कारण हमारा दबाव फिर से आ जाए, जनमत का दबाव फिर से आ जाए, और अमेरिकन दबाव के सामने जो सरकार झुकती है उनको पता चले कि यदि हम अमेरिकन सरकार के सामने झुकेंगे तो फिर हमारा भी जान खतरे में है। इसलिए हमारे दबाव के कारण वो ठीक भूमिका जैसे दोहा में ली वैसे उन्होंने लेनी चाहिए। इतना जन जागरण और जनमत का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। हमने हमारा सामने सरकार से ये कहा, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन त्रिवेंद्रम में हुआ था, वहाँ ओपन सेशन हुआ, बहुत बड़ी अच्छी हाजिरी थी। उसमें सारे ये स्वदेशी वगैरह की बात हमने कही, और उसके बाद हमने ये कहा कि भी बीजेपी की सरकार ने हमारे हित के लिए छोड़िए, किसान मजदूरों के लिए छोड़िए, अपने खुद के लिए तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए तो उन्होंने काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहा कि आप गलत नीतियां अपना रहे, आर्थिक नीतियां गलत अपना रहे, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार होने वाले, किसान भूखे मरने वाले, आत्महत्याएं किसान पहले ही कर रहे, पहले ही वो कर्जे में है, कैसे कर्जा फेड़ना नहीं जानते। आप बाहर से माल ला रहे, आयात शुल्क उठा दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन उठा लिया, इसके कारण कृषि का माल जो विदेश से आता है वो सस्ते में बेचा जाता है, हमारे कृषकों का माल ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए वो पड़ा रहता है। कृषकों को आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा, लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे। तो त्रिवेंद्रम में हमने कहा कि भाई आप अपने पार्टी का तो विचार कीजिए, आपका पार्टी को आज नहीं कल नहीं परसों चुनाव में आना पड़ेगा कि नहीं। तो चुनाव में आपके जो मतदाता रहेंगे
वो अमेरिकन नहीं रहेंगे जिनके दबाव में आकर आप काम कर रहे, वो यूरोपियन नहीं रहेंगे जिनके दबाव में आप आकर आप काम कर रहे, वो तो भारतीय रहेंगे। और भारतीय लोगों को आप इतनी गलत ढंग से और उनको सताएंगे, आपको मत कैसे मिलेंगे? संयोग की बात थी कि त्रिवेंद्रम में हमारा भाषण हुआ, दूसरे दिन से इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, और वो सारे रिजल्ट्स क्या आए आप जानते हैं। करेस्पॉन्डेंट्स हमारे पास है। क्या ठेंगड़ी जी आप जानते थे क्या क्या होगा? हमने कहा हम जानते नहीं थे। ये कॉमन सेंस की बात है। तो अपने पार्टी के हित के लिए तो भी इन्होंने और ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए। ठीक ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा, इसका एक ही उदाहरण देकर और मैं ये भाषण पूरा करना चाहता हूँ। अभी अभी की बात है, फॉरेन प्रिंट मीडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रिंट मीडिया में लाना, यह पुराना षड्यंत्र है। पुराना षड्यंत्र है, नई बात नहीं है। चुनाव होने के पहले हमने बीजेपी के नेताओं को कहा था कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फलाने फलाने आदमी को मत दीजिए। उनका अरे आश्चर्य की बात है, अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं, आप पर्टिकुलर आदमी का नाम ले रहे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम ले रहे। तो हमने कहा कि हम अफवाहों के आधार पर नहीं, मेरे पास डायरेक्ट जानकारी है कि इस आदमी को अपना हथियार बनाकर, अपना माध्यम बनाकर और हिंदुस्तान के मीडिया पर छाने का षड्यंत्र विदेशियों का है। अब उसको इतने दिन हो गए, इन्होंने प्रयास किया किंतु प्रेस वालों ने विरोध किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बिठाई गई। उन्हें स्पष्ट कहा कि हमारे प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। अचानक निर्णय आया कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही। अब निर्णय लिया प्रेस वालों के विरोध के बावजूद, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के विरोधों के बावजूद, जनता की राय न लेते हुए, पार्लियामेंट की राय न लेते हुए एकदम ये अचानक हमला हुआ। लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक प्रचार शुरू किया। क्या था? उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय सुदर्शन जी भी अनुमति दे रहे, उनकी भी इच्छा है। अब इतनी झूठी बात आकाशवाणी से बार बार प्रचारित होती थी, आपने सुना होगा, और समाचार पत्रों में से कई समाचार पत्र, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी समाचार पत्र झूठ लिखते थे, ए सेक्शन ऑफ द प्रेस, कई समाचार पत्र इसका प्रचार कर रहे थे। वास्तव में सुदर्शन जी ने ये कहा ही नहीं। सुदर्शन जी को जब पूछा गया तो सुदर्शन जी ने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लाए, इसका उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो मत लाइए, लेकिन हाँ जो एनआरआई है, एनआरआई माने अनिवासी भारतीय, उनका पैसा यदि आता है उसमें आपत्ति नहीं। तो उन्होंने एनआरआई का स्वागत किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्वागत नहीं किया। सरकार ने गलत ढंग से प्रचार किया। अब इससे और गलत काम क्या हो सकता है? वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच प्रिंट मीडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही उसका विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हमारा कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरी तरह से फॉरेन पैसा जो है वो वापस जाना चाहिए। तो हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस हो जाए ऐसा कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आरएसएस ने स्वागत किया। इससे और झूठ बात क्या हो सकती है? माने अभी झूठ बोलने पर भी प्रेस के कुछ लोग और सरकार के कुछ लोग उतारू हो गए ऐसा दिखता है। ऐसी परिस्थिति में से हम जा रहे हैं। 1.25 साल के बाद WTO का मंत्रिपरिषद का मामला आने वाला है, उसके लिए दबाव बढ़ाना है। और ये जो एक एक उद्योग
विदेशियों के हाथ में जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अरे जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है वो भी आप प्राइवेट लोगों को दे रहे। यदि आपको देना ही है तो वहां के मजदूरों को दीजिए, अपने अपने उद्योग वहां के मजदूर चला सकते। लोग कहते हैं मजदूर कैसे चलाएंगे, हमने कहा मिनिस्टर को भी क्या जानकारी होती है, वो भी मैनेजर और टेक्निकल लोगों के सहायता के चलाता है, मजदूर भी चलाएंगे। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज भी पब्लिक सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एक एक बात गलत ढंग से चल रही है। इस दृष्टि से जन जागरण हो, लोगों को शहरों में गांवों में इस बात का पता चले कि गलत पॉलिसीज है, और उसके कारण एक प्रचंड दबाव, उधर से दबाव आएगा। विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकार, इनका दबाव आएगा और उसका विरोध करना है तो इधर से जबरदस्त दबाव जनमत का, जन जागरण का जाना चाहिए, तभी तो देश को बचाया जा सकता है। वरना अपना देश भी आर्थिक साम्राज्यवाद में आ जाएगा तो हमारी सॉवरेनिटी खतरे में, संप्रभुता खतरे में। सॉवरेनिटी की परिभाषा अपने शास्त्रों ने की है, ईक्ष्वाकूणाम इयं भूमि सशैल जलकानना मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रह अनुग्रहेष्वपि, कि सारी भूमि इक्ष्वाकु की है। शैल, जल, कानन, इनके साथ सभी भूमि इक्ष्वाकु की है। मृग पक्षी मनुष्याणाम, मृग हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबका निग्रह अनुग्रहेष्वपि, उनका निग्रह करना और उन पर अनुग्रह करना, इसका पूरा अधिकार इक्ष्वाकु को है। ये सॉवरेनिटी की परिभाषा है। हम सॉवरेन है ऐसा लिखा गया है, लेकिन सॉवरेनिटी पर आंच आ रही है, आक्रमण हो रहा है। अपनी सॉवरेनिटी जाएगी, इंडिपेंडेंस जाएगा। इस दृष्टि से यह जो गोरे देशों का षड्यंत्र है उसको फेल करने के लिए, और उस दृष्टि से भारत सरकार स्वदेशी के पक्ष में रहे, विदेशियों के पक्ष में न रहे, यह दबाव सरकार पर लाने के लिए सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा।